Assalamualaikum. Welcome to my channel BS Nursing for All. Today is the topic of discussion is hospitalization, the process of hospitalization. Acha, what is hospital? The word hospital has been derived from the Latin hosp signifying a stranger or foreigner, hence a guest. Another non-derived hospital. हॉस्पिटल का वर्ड जो है ये हमारे पास लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है हॉस्पि, जिसका मतलब होता है कोई भी स्ट्रेंजर या बाहर से आने वाला इंसान या फिर मेहमान वगैरह. हमारे पास आता है कि एक और अनदर नाउन जिसे हम डिराइव करते हैं हॉस्पिटलिटी को, उसे हमने डिराइव किया हॉस्पिटियम से. हॉस्पिटियम का मतलब होता है कि जैसे कि गेस्ट और शेल्टर, मतलब रिलेशन बिटवीन गेस्ट एंड शेल्टर एंड हॉस्पिटल. अच्छा, हमारे पास आता है कि ये एक मेहमान और क्या नाम है, मेज़बान जो है उसके दरमियान जैसा रिलेशन होता है. हमारे पास आता है कि हॉस्पिटल जो होते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स हैं. इनमें से जो मेन हॉस्पिटल्स के टाइप हैं वो हमारे पास है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल, और सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जो कि हम नीम सरकारी हॉस्पिटल जिन्हें हम कहते हैं. यानी कि उनमें जितनी भी बिल्स वगैरह या जो भी उनकी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो हाफ करके वो लेते हैं. यहाँ बस आते एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं. और हाँ, स्पेशल हॉस्पिटल यहाँ पे डिराइव किया गया है कि स्पेशल हॉस्पिटल हम कहते हैं कि किसी ख़ास एक मर्ज़ के लिए जो हॉस्पिटल, जैसे कि हम कहते हैं कि एक चाइल्ड हॉस्पिटल होता है या कार्डिक हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पे सिर्फ कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट से रिलेटेड इलाज होता है. कैंसर हॉस्पिटल होते हैं. फिर हमारे पास आता है हायरार्की इन पाकिस्तान में, मतलब हायरार्की मतलब कि फर्स्ट कैटेगरी में कौन से हॉस्पिटल आते हैं, फिर सेकेंड थर्ड ऐसे. तो हमारे पास आता है, पहले हमारे पास आता है BHU हम कहते हैं बेसिक हेल्थ यूनिट को. फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि जैसे कि क्लिनिक वगैरह जो छोटे मोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं. फिर हमारे पास आता है RHC रूरल हेल्थ क्लिनिक को हम कहते हैं, यानी कि जो गांव वगैरह में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, मतलब छोटे से क्लिनिक वगैरह होते हैं उन्हें हम कहते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है तहसील हेड क्वार्टर्स आते हैं. फिर आता है DHQ डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर. और फिर हमारे पास जो सबसे टॉप पे आता है हायरार्की में वो हमारे पास टर्शरी केयर हॉस्पिटल आती हैं. उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि एडमिशन. व्हाट इज़ एडमिशन? एडमिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग अ न्यू पेशेंट टू एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द हॉस्पिटल. एडमिशन प्रोसेस क्या होता है कि इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी नया इंसान या कोई भी ऐसा पेशेंट आए, किसी भी हॉस्पिटल की किसी वार्ड में जाता है तो फिर वहाँ पे जब उसे एडमिट किया जाता है तो उस दौरान जो सारा प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एडमिशन. या फिर हम कह सकते हैं कि किसी पेशेंट मतलब कोई भी हेल्थ वार्ड या हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, जब उनके पास कोई भी मरीज़ जाता है तो उसकी एक्सेप्टेंस जब वो लोग करते हैं, उनकी जो फैकल्टी होती है, तो उसे भी हम कह सकते हैं एडमिशन. फिर हमारे पास आता है कि मकसद क्या होता है एडमिशन का. एडमिशन हम हॉस्पिटल में किसी मरीज़ को एडमिट क्यों कराते हैं. हमारे पास आता है कि अगर किसी कोई ऐसी बीमारी है कि उसकी डायग्नोसिस उस वक्त मुमकिन नहीं हो रही है तो फिर हम क्या करते हैं कि पहले उसे हम एडमिशन मतलब एडमिट कर देते हैं, क्योंकि उसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है. तो फिर हम उसका उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो 24 घंटे उसकी ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, उसका डायग्नोसिस भी कर सकते हैं किसी भी वक्त. और हमारे पास या फिर हमें कोई सैंपल वगैरह लेके जाना हो लेबॉर्ट्री की तरह तो हम किसी भी वक्त कर सकते हैं. फिर हमारे पास आता है कि प्रोसीजर और सर्जरी वगैरह. अगर फिर उसे किसी डायग्नोसिस के बाद हमें पता चले कि उसे किसी प्रोसीजर या किसी सर्जरी की ज़रूरत है तो फिर हम वो भी कर सकते हैं. फिर हमारे पास आता है तो इस तरह उसका पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है, 24 घंटे उसको हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एडमिशन. 2 मेन टाइप्स एडमिशन के, इलेक्टिव एडमिशन जिसे हम प्लान्ड एडमिशन भी कहते हैं, और आता है इमरजेंसी एडमिशन. इलेक्टिव और प्लान एडमिशन में हमारे पास क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एडमिशन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर मेडिकल ऑफिसर प्लान अ कन्वीनियंट डेट फॉर एडमिशन. इसमें क्या होता है कि प्लान एडमिशन वो होता है जिसमें हमारे पास जो डॉक्टर या फिर कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है, जब वो उसे एक ख़ास डेट दे देता है आने के लिए, मेडिकल मतलब जो भी हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पे आने के लिए एडमिशन के लिए उसकी एक ख़ास डेट दे देता है, तो उसे हम कहते हैं ये प्लान एडमिशन है. फिर आता है कि प्लान एडमिशन में हमारे पास क्या होता है कि ये डेट इसीलिए उसे दी जाती है पेशेंट को ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले एडमिशन के लिए. यानी कि अगर उसे कोई चीज़, कोई सामान या कोई पिलो या फिर कोई रज़ाई वगैरह अपने घर से लानी है, या जो भी उसके पिछले उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सारी इकट्ठा करके कलेक्ट करके वो ला रहा है ताकि वो प्रिपेयर हो सकें. फिर हमारे पास आता है कि पेशेंट इज़ टेकन थ्रू द एडमिशन प्रोसीजर फ्रॉम OPD.
प्लान्ड और इलेक्टिव एडमिशन में क्या होता है कि ये जो एडमिशन का प्रोसीजर है ये ओपीडी से होके आता है। पहले पेशेंट जब ओपीडी जाता है वहाँ पे डायग्नोस होती है कि इसे ये बीमारी है, तो फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि हाँ इसे एडमिट होने की ज़रूरत है, तो फिर उस वार्ड में जाके वो एडमिशन प्रोसीजर पूरा होता है। फिर हमारे पास आता है कि इलेक्टिव एडमिशन जो है, इसमें हमारे पास उस पेशेंट की जो मेडिकल कंडीशन होती है वो हमें पहले से पता होती है कि उसे क्या बीमारी है और उसे कितनी केयर की ज़रूरत है, उसे कितना और ट्रीटमेंट देना है, उसे सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एमरजेंसी एडमिशन। What is emergency admission? In this type of admission, the patient is being brought to the hospital in a critical serious condition which need prompt admission and immediate treatment so as to prevent complications. Emergency admission में क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई मतलब वबा आ गई है या फिर कहीं पे कोई ज़लज़ला आ गया है या कोई एक्सीडेंट, ऐसा कोई हादसा हो गया है कि जिसमें लोग ज़ख्मी हो गए हैं, तो जब वो हॉस्पिटल आते तो उन्हें प्लान्ड एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें उसी वक्त उसी टाइम हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है, उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी होती है। तो उसके लिए हम जल्दी से एडमिशन जो करते हैं उसके लिए अलग प्रोसीजर होता है कि बस एक कंसेंट होता है और बस उसमें सारे उसका वो डिटेल वगैरह, सिर्फ नाम पता ये सब लिख लेते हैं और उसी टाइम में उसकी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सब कुछ उसी टाइम करते हैं। तो इसे हम कहते हैं एमरजेंसी एडमिशन। और इसमें हमारे पास आता है कि ये हम एमरजेंसी एडमिशन इसलिए करते हैं ताकि बाद में उसे कोई कॉम्प्लिकेशन, अगर हम इंतज़ार करेंगे और इस तरह वो मरीज़ मर भी सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है एडमिशन प्रोसीजर आगे। अच्छा, अब हमारे पास आता है एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर में क्या होता है कि एडमिटिंग डिपार्टमेंट पहले आता है, फिर हमारे पास आता है अराइवल ऑन नर्सिंग यूनिट, हॉस्पिटल ओरिएंटेशन एंड प्रिवेंटिंग डिह्यूमनाइजेशन। एडमिशन प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप एडमिटिंग डिपार्टमेंट पे पहले हम जाते हैं, जिस डिपार्टमेंट में हमने एडिस वार्ड में या फिर मेडिकल आईसीयू में या फिर सर्जिकल वार्ड में या फिर हमने मतलब किसी और वार्ड में, ऐसे नाम होते हैं ना वार्ड्स के, तो अगर उसमें जैसे कि ऑर्थोपेडिक वार्ड हो गया या फिर बर्न यूनिट हो गया, हमें अगर जहाँ पे हमें एडमिट होना है तो उस डिपार्टमेंट में पहले हम जाते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर होता है, पहले फिल आउट एडमिशन फॉर्म, एक एडमिशन फॉर्म वो हमें देते हैं, वो हम फिल करते हैं। फिर आता है टेक एडमिशन कॉन्सेंट हमसे लेते हैं। फिर हमारे पास आता है प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन बैंड, फिर वो हमें एक आइडेंटिफिकेशन बैंड देते हैं। एलोकेट हॉस्पिटल बेड, वो आइडेंटिफिकेशन बेड जो होता है, बैंड जो होता है उसमें हमारा नाम या फिर पता वगैरह लिखा होता है या हमारा बेड नंबर लिखा होता है। फिर हमें बेड एलोकेट करते हैं, हॉस्पिटल का बेड दे देते हैं, उसका बेड नंबर दे देते हैं। फिर टेक केयर ऑफ पर्सन बिलोंगिंग, फिर हमें कहा जाता है कि हम अपनी पर्सनल चीज़ें जो हैं उसका ख्याल रखें। फिर हमारे पास आता है कि अराइवल ऑन नर्सिंग यूनिट। जब हम नर्सिंग यूनिट या फिर नर्सिंग यूनिट में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या क्या प्रोसीजर होता है कि नर्स जो होती है वो हमारा हाइट एंड वेट चेक करती है, मतलब जो भी मतलब डॉक्टर ने जिस उसका प्रोसीजर का की प्रिस्क्रिप्शन दी होती है वो होता है। फिर वाइटल साइंस चेक करते हैं, जैसे कि TRP, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड BP। फिर हमारे पास आता है सेंड सैंपल फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई सैंपल वगैरह यूरिन सैंपल या फिर ब्लड सैंपल लैब भेजना होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वह भेज दिया जाता है। रिपोर्टिंग द एडमिशन, फिर हमारे पास आता है कि हमारा जो एडमिशन हुआ है एडमिशन फॉर्म में, तो हमारे पास आता है कि वो रिपोर्ट, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है। फिर हमारे पास आता है कि एडमिशन की डॉक्यूमेंटेशन भी होती है कि हमारे पास जब हम एडमिशन के लिए आए तो कौन सी डेट थी, क्या टाइम था, और फिर हमारे पास कौन कौन सा प्रोसीजर हुआ। हाँ, इसके बाद फिर हमारा पास थर्ड मेन पॉइंट आता है, वो आता है हॉस्पिटल ओरिएंटेशन। हॉस्पिटल ओरिएंटेशन में क्या होता है, वार्ड रूटीन। पहले जो डॉक्टर नर्स राउंड, हमारे पास आता है कि हॉस्पिटल ओरिएंटेशन यानी कि पेशेंट को बताया जाता है कि किस वक्त कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहला आता है कि वार्ड रूटीन के डॉक्टर और नर्सिस किस वक्त वार्ड में राउंड लगाते हैं, राउंड लगाने के लिए आते हैं। फिर आता है फिज़िकल फैसिलिटीज़ इन रूम, हम फिज़िकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को रूम में, जैसे कि इंटरनेट, TV, बाथरूम। ये हर एक हॉस्पिटल का अलग अलग वो होता है, रूल रेगुलेशंस होते हैं। फिर हमारे पास आता है हॉस्पिटल सर्विसेज एंड टाइमिंग। फिर हमारे पास आते हैं हम हॉस्पिटल की सर्विसेज और टाइमिंग के बारे में पेशेंट को बताते हैं कि इस टाइम खाना मिलता है या इस टाइम कोई मिलने को आ सकता है आपसे, और इस टाइम या सर्जरी होनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर हमारे पास आता है हॉस्पिटल पॉलिसीज़। हॉस्पिटल पॉलिसीज़ में क्या होता है कि डिफरेंट हॉस्पिटल की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है, जिसमें स्मोकिंग पॉलिसी है, स्मोकिंग का प्रोहिबिटेड है। हमारे पास आता है कि लामा पॉलिसी होती है, MLC हमारे पास आता है मेडिको लीगल केस पॉलिसी होती है, यानी कि जब कोई ऐसा मतलब पुलिस केस वगैरह बन जाता है तो उसमें हम कौन सी क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे।
लामा पॉलिसी, लामा जो है वो हमारे पास आता है कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस का मतलब ये होता है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो बग़ैर बताए चला जाता है या फिर कोई चीज़ हॉस्पिटल वगैरह से ले जाता है, तो हमारे पास लामा पॉलिसी है कि उसके बाद हम क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। फिर हमारे पास आता है एडमिशन प्रोसीजर में 4 स्टेप, डिह्यूमनाइजेशन, एनेक्शियसनेस और एप्रीहेंशन, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ बॉडी में चेंजेस, फाइनेंशियल कंसर्न एंड एम्बेरसमेंट। डिह्यूमनाइजेशन हमें जब हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है तो वो किन किन क्या नाम है सिचुएशंस का शिकार होता है, तो उसमें हमारे पास आता है कि उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वहाँ पे वो किसी को जानता नहीं है, यानी कि ना नर्स से उसका पहले से वो जानता है ना डॉक्टर्स को जानता है, तो उससे ये फेयर होता है। मेरे पास आता है कि अगर उसे कोई ऐसी बीमारी है तो उसे अपने बॉडी के पोस्चर, अपने बॉडी के इमेजेस चेंज होने का ख़तरा होता है, उसे इस बात का भी खौफ होता है। फिर हमारे पास आता है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत ज़्यादा बिल और मेडिकल उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, तो हमारे पास आता है उसे उसका भी बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि मतलब ये कैसे पूरे होंगे। फिर हमारे पास आता है कि एम्बैरेसमेंट वगैरह, और अक्सर लोग होते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल जाते वक्त एम्बैरेसमेंट होती है, मतलब लोग क्या कहेंगे कि किसी मतलब कौन सी बीमारी हो गई है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे वो होते हैं, क्या नाम है, हाँ, खौफ जो कि इंसान के दिल में होते हैं। हाँ, बस आता है ट्रांसफ़र टू अदर यूनिट, रीज़न फॉर ट्रांसफ़र, दूसरे यूनिट में हम किस रीज़न्स की वजह से ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट को। टेम्प्रेरी असाइनमेंट, हमारे पास आता है टेम्प्रेरी असाइनमेंट का मतलब होता है कि अगर हमें बहुत कम वक्त के लिए अगर मतलब किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए या फिर किसी रिपोर्ट के लिए क्या नाम है उसे ट्रांसफ़र करना हो। चेंज इन पेशेंट कंडीशन, अगर पेशेंट की हालत में या तो सुधार आ रहा है या फिर उसकी हालत जो है वो बदतर होती जा रही है, तो इस वजह से हम यानी कि अगर पेशेंट जो है वो आईसीयू में है और उसकी हालत सही हो रही है तो उसे हम मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। फिर हमें बस आते हैं कि अगर पेशेंट जो है वो मेडिकल वार्ड में उसकी हालत ख़राब हो रही है तो उसे हम आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। फिर हमारे साथ एक क्वाइटर इन्वायरमेंट इज़ रिक्वायर्ड, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि उन्हें खामोश माहौल चाहिए होता है, तो वो मेडिकल वार्ड में नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, तो उन्हें फिर हम ऐसी यूनिट में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे खामोशी हो। फिर हमारे पास आता है पेशेंट डिस्टर्बिंग अदर पेशेंट्स, मेरे पास आता है कि अगर पेशेंट जो है उसे कोई मतलब और पेशेंट जो हैं वो उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसकी हालत ऐसी नहीं है कि उसे डिस्टर्ब किया जाए, तो भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। फिर आता है पेशेंट नीड स्पेशल केयर और प्रोसीजर, अगर कोई पेशेंट जो है उसे किसी मतलब अब एक पेशेंट है उसकी सर्जरी हुई है ना, या ब्रेन सर्जरी है कुछ भी, तो फिर जब हम उसे दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र करते हैं यानी कि उसकी किसी प्रोसीजर के लिए, स्पेशल केयर के लिए, यानी कि अगर जब किसी की भी ब्रेन सर्जरी हो जाती है तो फिर डॉक्टर से एडवाइस करते हैं कि इसे आई यूनिट में भेज दें ताकि वहाँ पे ये आई चेकअप कर ले कि ब्रेन की सर्जरी की वजह से इसकी आई पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है गाइडलाइंस फॉर पेशेंट ट्रांसफ़र, पेशेंट ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास कौन कौन सी गाइडलाइंस दी जाती हैं। चेक डॉक्टर ऑर्डर, सबसे पहले ट्रांसफ़र करने से पहले हमें डॉक्टर के ऑर्डर को चेक करना होता है कि उसने कहा है या नहीं कि ट्रांसफ़र किया जाए या नहीं। फिर आता है एक्सप्लेन टू पेशेंट एंड फैमिली, फिर हम पेशेंट को और उसकी फैमिली को बताते हैं कि हम इसे इस यूनिट में इस मकसद के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर आता है प्रोवाइड डिटेल फॉर सेफ्टी, फिर हम सेफ्टी डिटेल्स भी प्रोवाइड करते हैं कि हमें इसे किस तरह से व्हील चेयर पर लेके जाना है, स्ट्रेचर पर लेके जाना है या जो भी। फिर आता है हैंड ओवर टू अदर यूनिट स्टाफ, फिर हम उस पेशेंट को दूसरे जो यूनिट होता है जिस यूनिट में हम ट्रांसफ़र करें उसके स्टाफ के हवाले कर देते हैं। इन्फॉर्म अदर डिपार्टमेंट अबाउट पेशेंट ट्रांसफ़र, और उस डिपार्टमेंट को हम इन्फॉर्म कर देंगे इस पेशेंट को इस डिपार्टमेंट में किस लिए ट्रांसफ़र किया गया है। फिर आता है एसएमएल और पर्सन बिलोंग मेडिसिन, और जब हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स, जितनी भी मतलब मेडिसिन वगैरह वो उसके साथ ही उस यूनिट में ट्रांसफ़र होंगी। फिर हमारे पास आता है पेशेंट डिस्चार्ज प्लानिंग बिगेन एट एडमिशन, हमारे पास आता है कि हम पेशेंट को कब डिस्चार्ज करते हैं। सबसे पहले आता है हम एसेस करते हैं पेशेंट को कि पेशेंट की हालत जो है वो कैसी है, किस किस चीज़ की असेसमेंट करते हैं। अब पेशेंट पर्सनल हेल्थ एंड हेल्थ डेटा, पेशेंट की जो पर्सनल हेल्थ है या फिर उसके हेल्थ डेटा के मुताबिक हम पेशेंट को देखते हैं कि उसकी हालत में सुधार आ रहा है या नहीं। फिर हम क्या एसेस करते हैं, पेशेंट एबिलिटी टू परफॉर्म ADL, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, यानी कि फिर हम एसेस करते हैं कि पेशेंट जो है वो अपने डेली रूटीन के काम कर सकता है या नहीं। फिर आता है एनी फिजिकल, कॉग्निटिव और अदर फंक्शनल लिमिटेशन,
फिर हम देखते हैं कि क्या नाम है, वो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकता है या नहीं, या फिर उसके जहनी मतलब जहन पे उसका क्या असर हो रहा है। कॉग्निटिव हम कहते हैं कि जो उसके ख़यालात और सोच वगैरह जो होती है। फिर हमारे पास आता है और जितने भी और क्या नाम है इधर उधर के काम होते हैं, फंक्शनल लिमिटेशंस, केवल रिस्पॉन्सेस और एबिलिटी। फिर हम उसे मतलब उसके साथ घर से या फिर पेशेंट के साथ जो भी मतलब उसका रिश्तेदार वगैरह है, तो फिर हम उसके हवाले उसके देते हैं, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे दे देते हैं। और उस मतलब फिर उस जिसके हवाले हम उसे करें तो उसे भी देखते हैं कि क्या वो ये सब कर सकता है या नहीं। फिर हम देखते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखते हैं कि वो, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम किस लिए देखते हैं कि डॉक्टर जो है वो उस पेशेंट को ऐसी दवाई लिख के दे, ऐसी मेडिसिन लिख के दे कि जो कि इफ़ेक्टिव भी हो और उसके बजट में भी आ सके, वो अफोर्ड भी कर सके। फिर हमारे पास आता है कम्युनिटी सपोर्ट। फिर हम उसे कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि नीड फॉर होम केयर असिस्टेंट, यानी कि अगर वो घर जाए तो फिर उसे किसी असिस्टेंट की ज़रूरत है या नहीं किया देने के लिए। फिर हमारे पास आता है डिस्चार्ज टीचिंग। What is discharge teaching? Medication, activity, diet, appointment for next visit, day of discharge। डिस्चार्ज टीचिंग में यानी कि हम पेशेंट को डिस्चार्ज होते वक्त कौन कौन सी टीचिंग यानी कि क्या क्या समझाते हैं, उसे मेडिकेशन के बारे में बताते हैं कि किस वक्त कौन सी दवाई लेनी है। एक्टिविटी, रेस्ट, एक्सरसाइज, यानी कि उसे फिर एक्टिविटी कि हम कितना आप मूव कर सकते हो या फिर कितनी एक्टिविटी कर सकते हो। डाइट के बारे में बताते हैं, डाइट प्लान देते हैं। अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट विजिट, फॉलोअप, यानी कि हम उसे फिर अगली डेट दे देते हैं कि इस डेट पे आके आपने चेकअप करवाना है। फिर हमारे पास आता है डे ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट। फिर हमारे पास आता है कि जिस दिन वो डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज डॉक्यूमेंटेशन भी हम करते हैं। अब हमारे पास आता है हॉस्पिटल डिस्चार्ज। हॉस्पिटल से हम किस वक्त डिस्चार्ज करते हैं। इंडिकेशन फॉर डिस्चार्ज, यानी कि वो कौन से साइंस सिग्नल्स होते हैं कि जब हमें पता चलता है कि हाँ अब डिस्चार्ज होने की ज़रूरत है पेशेंट को। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिक्वायर्ड डायग्नोसिस, जब हम जो भी मतलब रिक्वायर्ड डायग्नोसिस होती है, यानी कि हमें जो मालूमात करना होती है कैसे क्या बीमारी है या क्या नहीं है, तो जब वो कंप्लीट हो जाता है, ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाती है, 24 घंटा हम उनकी जो ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, जब वो एडमिट हुए होते हैं उनके जितने भी प्रोसीजर्स करने होते हैं वो सारी कंप्लीट हो जाती हैं, ट्रीटमेंट पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। एंड सजेस्ट बाय अटेंडिंग फिजिशियन और सर्जन, हमारे पास आते हैं वो सारे प्रोसीजर जो कि एक फिजिशियन ने यानी कि डॉक्टर ने जो या फिर सर्जन ने जो प्रिस्क्राइब किए होते हैं, वो सारे प्रोसीजर जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद हमें कोई साइन या सिग्नल्स मिलते हैं कि जिसकी वजह से फिर हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। तो हमारे पास आता है कि एक तो ये हो गया। यहाँ पास आता है प्रोग्रेस इन द पेशेंट। अगर पेशेंट की कंडीशन में अब ज़्यादा बेहतरी आ रही है तब हमें सिग्नल मिलता है कि हाँ अब इसे डिस्चार्ज करना चाहिए। फिर हमारे पास आता है कि नो चेंज इन द पेशेंट कंडीशन। अगर पेशेंट की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है तो फिर हम एडवाइस कर देते हैं कि या तो फिर इसे इस हॉस्पिटल ले जाएं, या फिर हम कहते हैं इस दूसरे वार्ड में ले जाएं, या फिर इसे कोई और मसला है तो तब भी हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। फिर आता है आफ्टर एन एक्सपायरी, यानी कि अगर कोई मर जाए तो फिर तो हम डिस्चार्ज ही करेंगे। फिर आता है कि लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। हमारे पास आता है कि स्टे अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। हमारे साथ है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी कि जो बिना बताए हॉस्पिटल से खुद ही चले जाते हैं तो उनका भी तो डिस्चार्ज डॉक्यूमेंटेशन वो खुद ही बना देते हैं, यानी कि अपनी उस पॉलिसी के मुताबिक। फिर हमारे पास आता है कि सामा स्टे अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, और जो मेडिकल एडवाइस यानी कि मेडिकल एडवाइज़र जो होता है अगर वो ख़ुद उसे डिस्चार्ज लिख कर दे दे तो फिर वो डिस्चार्ज होता है, तो उसके मुताबिक उस रूल्स के मुताबिक फिर हम सारे प्रोसीजर फॉलो करते हैं। फिर हमारे पास आता है रिएक्शन टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड अब रिएक्शन टू हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि जब हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं तो कौन कौन से रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। इलनेस बिहेवियर, सबसे पहले हमारे पास आता है इलनेस बिहेवियर। पेशेंट नॉट हेल्ड रिस्पॉन्स, जब कोई भी बीमार होता है पेशेंट वगैरह तो उसका क्या क्या बिहेवियर, उसके बिहेवियर पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होती हैं। पेशेंट नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडीशन, पेशेंट जो है वो ख़ुद तो अपनी कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल पहले होता नहीं है। फिर हमारे साथ एक्सक्यूज फ्रॉम सर्टन सोशल मेंटल, और वो फिर इलनेस बिहेवियर उसे इसलिए भी फील होता है कि वो अपनी जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ जो थी वो उससे थोड़ा सा हट जाता है, उसका रूटीन चेंज हो जाता है। फिर आता है ऑब्लिगेट टू ट्राई टू गेट वेल एज सून एज पॉसिबल, फिर वो चाहता है कि वो जल्द ठीक हो जाए और अपने फॉर्मल रूटीन में वापस आ जाए।
फिर आता है ऑब्लिक टू सी कॉम्पिटेंट, और फिर उसे मतलब जब वो बीमार होते तो उसे हमेशा मतलब कुछ भी करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत होती है। रिएक्शन टू हॉस्पिटलाइजेशन में सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इलनेस, यानी कि जब वो बीमार होता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं उस पर। चेंज इन बिहेवियर, उसके बिहेवियर में चेंज आता है। डिसरप्शन ऑफ प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी, यानी कि उसकी जो अपनी प्राइवेट लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि अगर कोई ऐसे बेड रिडन पेशेंट है तो उसको बेड बात देना, तो इससे उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। एंड ऑटोनॉमी, वो अपनी खुद मुख्तारी खो देता है। फिर आता है लाइफस्टाइल, रोल्स एंड फाइनेंसेस, यानी कि उसका लाइफस्टाइल जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जिस तरह वो पहले अपनी डेली लाइफ में जो जो चीज़ें करता था वो चेंज हो जाती हैं, उसके रूल्स चेंज हो जाते हैं, यानी कि पहले उसका क्या किरदार था और अब क्या किरदार है। और फिर हमारे पास आता है कि फाइनेंशियल कंडीशन पे असर पड़ता है। फिर हमारे पास आता है चेंज इन सेल्फ कंसेप्ट, बॉडी इमेज, उसका जो अपने ऊपर अपने उस पर कोई मतलब अपने लिए उसका जो कंसेप्ट होता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि उसे जो बॉडी इमेज चेंजेस हो, यानी कि उसकी बॉडी इमेज चेंज हो जाती है। पहले वो सही मतलब पहले भाग रहा दौड़ रहा था और अब वो बेड रिडन हो गया। हमारे पास आता है डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, द रोल ऑफ नर्स इन डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग में नर्स का क्या रोल होता है? इंक्लूड्स ऑल केयर गिवर इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ द पेशेंट, फिजियोथेरापिस्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी एट्सेट्रा। हमारे पास आता है डिस्चार्ज प्लानिंग में जितने भी केयर गिवर होते हैं, यानी कि उस पेशेंट को जितने भी केयर गिवर्स ने केयर प्रोवाइड की होती है, एग्जाम्पल फिजियोथेरापिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमारे पास आता है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क है। फिर आता है एडिक्वेट असेसमेंट ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ केयर टू आइडेंटिफाई डिस्चार्ज नीड्स। हाँ, हमारे पास आता है कि एक पेशेंट की सही तरीके से असेसमेंट करना, हर एक स्टेज पे केयर के हर एक स्टेज पे पेशेंट की एक अच्छे तरीके से असेसमेंट करना, ताकि हमें सही से पता चल सके कि हाँ इस पेशेंट को डिस्चार्ज होने की ज़रूरत है या नहीं। फिर आता है असेस हेल्थ टीचिंग नीड्स ऑफ क्लाइंट्स एंड फैमिली and provide family member with the knowledge and skill to care for the client in the home setting, want care, range of motion, exercise। फिर हम क्या करते हैं, हम हेल्थ टीचिंग देते हैं, क्लाइंट को भी देते हैं और फैमिली को भी देते हैं अगर ज़रूरत हो। हम उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हें ये नॉलेज और स्किल सिखाते हैं केयर गिविंग के, कि वो उस पेशेंट का घर में कैसे ध्यान रखेंगे, यानी कि उसको अगर कोई ज़ख़म लगाए तो उसका कैसे ध्यान रखना है, अगर उसे मूवमेंट देनी है तो कितने रेंज तक देगा, और एक्सरसाइज देनी है तो कैसे और किस तरह करनी है। तो ये सारी हेल्थ टीचिंग हम देंगे। फिर हमारे पास आता है डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। हमारे पास आता है इंश्योर्ड डिस्चार्ज इन ऑर्डर बाय अ मेडिकल ऑफिसर। जब डिस्चार्ज हम करते हैं तो वो मेडिकल ऑफिसर ने ऑर्डर दिया होता है तभी करते हैं। पहले हम इस बात की इंश्योरिटी करेंगे कि हाँ मेडिकल ऑफिसर ने कहा है डिस्चार्ज का, तभी करेंगे। पेशेंट एंड रिलेटिव्स आर इन्फॉर्म अबाउट डिस्चार्ज। फिर हम पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को बताते हैं कि हाँ आपको इस दिन, इस टाइम, इस डेट को डिस्चार्ज किया जा रहा है। फिर आता है दे आर एजुकेटेड ऑन द नीड फॉर कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप केयर। फिर उन्हें एजुकेट दिया जाता है, टीचिंग दी जाती है कि उन्हें इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है, और या फिर इन्होंने और कितनी इसे केयर प्रोवाइड करनी है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, और अगर इसे कंटिन्यू रखना है तो वापस आपने किस फॉलोअप के लिए किस डेट पे आना है। फिर आता है इंश्योर पेशेंट हॉस्पिटल बिल्स और वर्कड आउट एंड सबमिटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिसर। फिर हम पेशेंट के हॉस्पिटल बिल्स जो होते हैं वो सारा वो इंश्योर कर लेंगे कि इतना इतना बिल हो गया, वो फिर हम जब पेशेंट जो है उसे दे देते हैं और फिर वो सबमिट कर देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिसर को। फिर लास्ट हमारे पास आता है डिस्चार्ज समरीज यूजुअली इंक्लूड। डिस्चार्ज समरी में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइंट कंडीशन एंड डिस्चार्ज के वक्त क्लाइंट की जो कंडीशन है वो हम लिखते हैं। ट्रीटमेंट वांट किया, करंट मेडिकेशन, उसे कौन कौन सी ट्रीटमेंट दी गई है वो हम लिखते हैं। फिर हम डाइट के बारे में लिखते हैं कि उसे कौन कौन सी डाइट फॉलोअप करनी है। एक्टिविटी लेवल लिखते हैं कि उसे अगर एक्सरसाइज करनी है, रेस्ट करना है, जो भी करना है वो भी लिखते हैं। रिस्ट्रिक्शंस लिखते हैं कि उसे क्या नाम है, कौन कौन से काम करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, और या फिर उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। थैंक यू सो मच।